जी, जितने सारे लोग जुड़े हुए थे अभी हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सारे लोग जुड़ जाएं। और जो भी हमारे गेस्ट हैं जो बात अपनी रखना चाहते हैं, जावेद साहब हैं, डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम साहब हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू होता है जिसकी वजह से ठीक से बातें जो हम बात जो है वो समझ नहीं आ पाती है। ऑडियो की कभी प्रॉब्लम होती है, कभी वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है। फिलहाल अभी मैंने दोबारा इस सेशन को हमने स्टार्ट किया। धर्मेंद्र जी से भी मैं चाहूंगा कि आप भी रिक्वेस्ट भेजें। बाकी जितने सारे लोग हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारे चैनल को देखते हैं और कुछ इशू भी आ रहा है, अभी कल से मैं देख रहा हूं कि चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि अभी फिलहाल ठीक है। मैं एक पोस्ट करने वाला था लेकिन मैं नहीं कर पाया, वो मैं बताऊंगा जो इशू आ रहा था। जी। जो भी है, जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं ऐड कर लूं। जी धर्मेंद्र जी ऐड हो गए हैं। जी धर्मेंद्र जी स्वागत है। बाकी और भी जो लोग जुड़ना। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को और सिवान के सभी लोगों को और देशवासियों को देश रत्न और भारत रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 138वीं जयंती पे हमारी तरफ से शुभकामनाएं और हम नमन जी जी करते जी जी। क्या कहेंगे, कितने आप खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं? हैं। उनके जीवन और उनकी जीवनी तो गर्व की बात है। हम हमेशा सिवान वासी गर्व महसूस करते हैं उनके उनकी बातें करके, उनको याद करके, लोगों को बता के। जब भी हम कहीं अपना परिचय देते हैं तो उन्हीं का नाम लेकर परिचय देते हैं। हम्म। और मतलब एक अपने जिला के सम्मान, नाज, मुकुट जो भी कहिए हैं वो। और भी बड़ी बड़ी शख्सियतें हुई हैं अपने जिला में, लेकिन वो हम्म। सर्वोपरि माने गए हैं और आगे भी माने जाते रहे। तो जी उनकी जीवनी तो हम सभी सीवान वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा और है। बचपन से हम लोग अपने पाठों में भी पढ़े हैं, सुने भी हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि नौजवानों को पढ़ने के लिए मतलब हमेशा कम से कम उनके उनके स्कूली करिकुलम में जरूर रहे, बिहार के लोग जरूर पढ़ें इस बात को। और वो ठीक है, वो तो ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती तो खैर है ही, लेकिन साथ ही साथ आज सिवान का स्थापना दिवस भी है। हाँ, तो जाहिर सा मेरा हालात यहाँ फोकस की जो उसी पे ज्यादा व्यवस्था, रहेगा। इस पर मेरा भी बात करना। जी जी मेरा फोकस उसी पे रहेगा। और तो एक मतलब ये है कि उनको भी याद करने की जरूरत है और हम सबको याद कर। आज मैंने एक पोस्ट लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देश रत्न भी कहा जाता है, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये भी उनको कहा जाता है। भारत रत्न की तो उपाधि उनको बाद में मिली, उनको पहले से ही देश रत्न सारे लोग कहते थे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब डिस्कशन से जरूर लोगों को पता चलेगा। अब आते हैं सिवान की जो ठीक है। सिवान क्यों बना। डॉक्टर साहब से प्रतिक्रिया ले लिया जाए। हाँ जावेद साहब भी जुड़े हाँ हुए हैं। हाँ। बस मैं वही सवाल डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं। सिवान का जो स्थापना दिवस मना के आप कितने सेटिस्फाइड हैं डॉक्टर साहब? उनका वीडियो। हेलो। जी जी बोलिए। क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि जो आज सिवान का जो स्थापना दिवस है, इसको सेलिब्रेट करके मना के आप कितने सेटिस्फाइड हैं, अंदर से आपको कितना सेटिस्फेक्शन है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक सिवान की तरक्की को लेकर के है। नहीं, मैं आप जो समझ लें। आप, और मैंने पूछा कि आप कितने इसका सेटिस्फाइड हैं। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूं
कि तरक्की, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जी और इसमें अगर ये कहा जाए कि सिवान में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर भी गलत काम है, ये गलत बात हो जाएगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होना चाहिए था, और जो नहीं हुआ उसको जल्द से जल्द करने के दिशा में हिकमत अमली बनाई जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए। जहां तक मेरा मानना है, सिवान जो जगह है यहाँ पर स्कोप बहुत है। यहाँ पर खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जाहिर सी बात है फख्र सिवान है। मैंने शुरू में कहा अपने, जब पहले इसके पहले जो लाइव कट गया था, तो फख्र सिवान हमारा फख्र है, हमारे सर का ताज है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला ही नहीं, आप कह सकते हैं कि भारत के ताज में जड़े हुए कुछ जो कोहिनूर हैं, उन कोहिनूर में से एक कोहिनूर हमने बिहार से दिया है, और वो कोहिनूर हमारे सिवान से आता है। इस बात को लेकर के हमें फख्र है। यकीनी तौर से फख्र इसलिए भी है कि उन्होंने स्टूडेंट के तौर पे जो एक बेहतरीन स्टूडेंट को करना चाहिए था उन्होंने वो किया, और एग्जामिनर ने लिखा प्रेसिडेंसी कॉलेज में कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो अगर आज का स्टूडेंट अगर अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना सकता है। अगर आज का एक टीचर अपने को रोल मॉडल बनाना चाहता है तो वो जब लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे, वहां पर उनकी जीवनी को देख सकता है। अगर एक एडवोकेट अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है तो उनको वकील की हैसियत से उन्होंने जो कारनामे किए वहां उनको रोल मॉडल बना सकता है। अगर कोई सियासतदान अगर अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या उनके जो जिंदगी की शुरुआत हुई सियासत में, मैं ये बताता चलूं, आपके प्रोग्राम को काफी लोग देखते हैं, तो चंपारण में उस जमाने में 1917 की बात है, अंग्रेज हुकूमत जो होती थी वो मजदूरों से नील की खेती कराती थी, और नील की खेती के करने वाले जो मजदूर थे उनकी तनख्वाह को देने के ताल्लुक से बहुत सारी बदउनवानियां थी, वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाती थी। तो महात्मा गांधी ने जो नील खेतिहर आंदोलन जो मजदूरों के लिए शुरू किया, उस आंदोलन से ही यकीनी तौर से अगर पढ़ा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही माने में सियासत में आते हैं, और आते हैं तो इस कदर डूब जाते हैं इस मुल्क के मसाइल को देखते हुए कि अपनी तमाम आराम और आसाइश की जिंदगी को छोड़ करके और महात्मा गांधी के नक्श कदम पर हिंदू मुस्लिम एकता, आप कह सकते हैं कि आज जब उनको आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा कि उनकी जो इब्तदाई तालीम जो है वो एक मदरसे में हुई, और उनके घराने के ताल्लुकात जो थे उस गांव के तमाम लोगों से इस कदर थे कि कोई जात और मजहब का कैद नहीं था। बिल्कुल बिला तफरीक वो एक बेहतरीन इंसान सबसे पहले थे। तो अगर एक किसी को इंसानियत और इंसान की बात करनी है तो मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। तो एक और बात लेकिन हमको और हर जिला वासी को ये कसक तो रहेगा, वो ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है, ठीक है, आपने घर को बना दिया, जो भी उनकी चीजें थी उनको, लेकिन वाकई में जो ड्यू है हमारे मुल्क के सपूत का, देश रत्न का, उस ड्यू को अभी देना बाकी है। वहां पर उनका एक बेहतरीन म्यूजियम होना चाहिए। वहां पर उसके अलावा देखिए अभी क्या है ना कि आज की जो दुनिया है, हमें आज की दुनिया की जरूरतों को समझना पड़ेगा। सिवान में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। अगर हम सिवान में टूरिज्म पर ही काम कर लेना, अगर वाकई टूरिज्म पर सिवान में ढंग से काम हो गया तो सिवान के अंदर इतनी सलाहियत है कि पूरे बिहार को एम्प्लॉयमेंट सिवान दे सकता है। इतनी सलाहियत है सिवान के अंदर। मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अचानक से लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो उसको सुना जाए। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के इलाके
को अगर अगल बगल की चीजों को अगर ऑर्गेनाइज, दुबई में कुछ भी नहीं, रेगिस्तान है, तो दुबई को मैन मेड वंडर बनाया जा सकता है। वहां इमारतें बना दी गई, पार्क बना दिए गए, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई। सिवान में क्या क्या है सुनते जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह तो है ही, हम उस जगह को लेते हुए, उसके तारीखी चीजों को मेंटेन करते हुए, अगर हम उसके अगल बगल के इलाकों को ढंग से डेवलप कर लें, अगर उन तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करें, वहां पर टूरिस्ट के आने का, ठहरने का, उनको अच्छे तरीके से वहां पर इंटरटेनमेंट का भी पार्क होना चाहिए, तमाम चीजें अगर अच्छे तरीके से वहां पर हम सोचें तो वो एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में आज जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है, और बिहार का पुराना नाम विहार था। बिहार का पुराना नाम विहार था। विहार इसलिए ऐसा का नाम था कि जो भी मॉन्क्स होते थे वो यहाँ आकर के ठहरते थे। इस बिहार की धरती का बुद्धिज्म से जो वाकई अटैचमेंट है, हम लोगों ने उन चीजों को कहा जाए तो बस ये कहिए कि फरामोश कर दिया और गाफिल हो गए। हम भी गाफिल हो गए, हमारे इंतजामिया भी गाफिल है, और हमारी हुकूमत भी गाफिल है, सियासतदान भी गाफिल है। आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर को जो जगह और मुकाम हासिल है, सिवान इक्विवेलेंट टू कुशीनगर डेवलप हो सकता है। इसके तारीखी सबूत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अपनी जिंदगी का आखिरी भोजन, आखिरी खाना अगर कहीं खाते हैं तो सिवान के बगल में जो बैसाखी है, वहां पपौर नाम का एक गांव है, वहां एक सुनार के घर में खाते हैं। वहां खाते हैं, वहां से जब वो उनकी तबीयत खराब होती है तो वहां से वो चलते हैं, दहा नदी पुल पार करते हैं, दहा नदी पार करने के बाद से फिर आगे तितरा पहुंचते हैं, और तितरा में जाकर के उनका इंतकाल होता है। और ये दोनों ही जगहों पर, पपौर में और तितरा में, दो स्तूप हैं जो कि सिवान के ही 80 से 90% बाशिंदों को बिल्कुल मालूम नहीं है। ये क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हम और आप मुर्गों की लड़ाई में आजकल ज्यादा मसरूफ हैं, और टेलीविजन पर भी मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। हम लोगों को भी मुर्गे की लड़ाई में मजा आ रहा है। हिंदू का एक मुर्गा, मुसलमान का एक मुर्गा, और दोनों मुर्गे चोंच उठा उठा के लड़ते हैं और टीआरपी बढ़ती जाती है। तो मुर्गों की लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें अपने सियासतदानों के आंखों में आंखें डाल करके पूछना पड़ेगा कि ये हमारा सिवान बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर अभी तक क्यों नहीं आया। सिवान को सबसे पहला अगर डेवलपमेंट का रास्ता अगर कहीं से हो करके जाता है तो सिवान की डिमांड होनी चाहिए। यहाँ के हर एक शहरी की अपने सियासतदान से, अपने नुमाइंदे से, अपने जो असेंबली के मेंबर हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और जो आइंदा वक्त में इस तरह के किसी भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं, उनसे बात करना होगा। आप किस बिना पर यादव के नेता बनने आ रहे, भूमिहार के बनने आ रहे, राजपूत के बनने आ रहे, मुसलमान के बनने आ रहे? नहीं चाहिए। ऐसा करने वालों को सबसे पहले आपको किक आउट करना पड़ेगा। सिवान का नेता जो बनेगा उसको अपना एजेंडा जनता बताए। लेकिन जनता को भी फुर्सत कहाँ है, इस कदर बांट दिया गया, हिंदू मुसलमान ये वो। अगर आप जरा सोचिए, बुद्धिस्ट सर्किट से सिवान को जोड़ दिया जाए, सिवान में जापान से लोग आने लगेंगे। सिवान में पूरी दुनिया में अलग अलग, आपको पता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस, अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे एक नंबर की आबादी जो है क्रिश्चियन है, और दूसरी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म है, और तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम है, तीसरी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम बुद्धिज्म को अगर नर्चर कर दें, सिवान को अगर बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ दें, आप जरा गौर कीजिए, इतने टूरिस्ट आएंगे, इतना तमाम होटल्स खुल जाएंगे, कितने बाजार बन जाएंगे।
मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार को सिवान जैसे और भी कई मकामात हैं, सबके वही हाल है, वैशाली का वही हाल। तो हम सिवान, चूंकि मकसद हमारा अभी सिवान है, तो हम फोकस रहना चाहते हैं। तो सिवान को ये तमाम चीजें करनी होंगी, आगे बढ़ना होगा, अपने नेताओं से बात करनी होगी। और आपसे भी मैं कहता हूं, आप बहुत नौजवान और मीडिया की तहरीक में मैं मानता हूं कि नदीम अलग अंदाज, वाकई अलग अंदाज है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, जब भी कोई नेता मिले तो उससे पूछिए कि पार्लियामेंट में, असेंबली में आपने कितनी बार इन मुद्दों को लेकर के उठाया है। फिर सिवान में टूरिज्म का और भी बहुत सारा आपको पॉइंट मैं बताता हूँ। खुदा बख्श को आपने खुद ही, आपने उसका वो स्टोरी चलाया था उखई में, आपने चलाया था, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब, सिवान में मेहदार है। धर्मेंद्र साहब, आज जो बात हो ना, मेरा कहना यह है कि मैं भी कई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्रॉस कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, बातें ना किया जाए, नहीं बेहतर होगा कि जो आप चीजें आप भी बोलिएगा। मेरा कहना नहीं ये नहीं है कि नहीं, इन्होंने ये एक किया, ही वो किया, दिस किया, दैट किया, वो कुछ यहाँ की जो इन्होंने, जो डॉक्टर साहब ने इतने सारे इंफॉर्मेशन दिया, वाकई मेरे उसी लिए में तो मैं बिल्कुल ऐड करना नया चाहता हूँ और कि इनका कंफर्मेशन चाहता हूँ, क्योंकि इनका स्टडी है काफी। हम्म, डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा था, माझी बरौली जो रोड है, मैं जी जब पढ़ता था तो उस समय मुझे ये पता चला कि जापान सरकार ने इस रोड को फंड किया था और बहुत अच्छा बनवाया था। इसका भी कुछ बुद्धिस्ट बौद्ध सर्किट से कोई लिंक है क्या? माझी बरौली पथ है ये, जो कि मा महाराजगंज होते हुए, अपराध होते हुए, महाराजगंज से एकमा होते हुए जाता है। इसमें जापान जापान का पैसा लगता रहता है। देखिए, वो केसरिया निकलता है वो रास्ता, ओके। तो वो रास्ता केसरिया निकलता है, और केसरिया जो है बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल है। और केसरिया में टूरिज्म, जहां तक मुझे पता है, अब वहां पर जापान से और अलग अलग ममालिक से लोग अब आ रहे हैं। और आप जाके केसरिया को अगर अभी देखिएगा, तो जब से वहां पर स्तूप का उदय हुआ है, आपको मैं बताता चलूं कि यही केसरिया 40 साल पहले एक बूचड़ देहात की हैसियत रखता था। अचानक से एक टीले पर से कुछ मिट्टी गिरी, कुछ ईंटें दिखाई दी, तो फिर हुकूमत को लगा कि अरे क्या हो रहा है यहाँ, कुछ है क्या। तो फिर उसकी मिट्टी हटाई गई, एक्सकवेशन हुआ। एक ध्रुव गुप्त यहाँ पर आईपीएस अफसर का आपने नाम सुना होगा, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। तो ध्रुव गुप्त वहां आईपीएस थे उस जमाने में। तो ध्रुव गुप्त के ही जमाने में केसरिया स्तूप का उन्होंने मट्टी हटवा करके उसको पूरा डेवलप किया, और उसका बाकायदा कार्बन डेटिंग हुआ, और यह प्रूफ हुआ कि ये प्राचीन बुद्धिज्म का ही, बुद्ध काल का ही वो स्तूप है। और इस तरह से उसकी लिस्टिंग हुई और बुद्धिस्ट सर्किट में वो इंक्लूड हो गया। तो बदकिस्मती ये बता रहे हैं हम आपसे कि 1899 में जब वेन सांग जो कि चाइना का टूरिस्ट था, जिसको पूरी दुनिया घूमने का शौक था, वो 1899 में तितरा आया था। ये हिस्ट्री में नोटेड है। वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा को जब अपनी किताब में लिखना शुरू किया, तो उन्होंने तितरा के गौतम बुद्ध की जो वहां पर वफात हुई, जो आखिरी सांस उन्होंने लिया, उस तमाम स्टोरी को अपनी किताब में लिखते हुए तितरा स्तूप का बात भी उस किताब में उन्होंने लिखा। आप समझ सकते हैं कि हमारे सिवान में ये जो पपौर और तितरा है, ये डॉक्यूमेंटेड जगह है, ये हवाई जगह नहीं है। अगर मैं 1899 की वेन सांग की बात कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि वेन सांग कोई मामूली आदमी नहीं था। पूरी दुनिया के जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो तमाम चीजों के लिए वेन सांग की बातों को अपने अपनी किताबों में लिखते हैं, और उसको पूरी दुनिया मानती है। इसके अलावा देखिए, हमारी और आपकी, हम कह सकते हैं ना कि हम लोगों ने अपने जो ताकत थी, हमारी ताकत ये थी कि हम नागरिक बनते। हम नागरिक ना बन करके हम प्रजा बन गए। हमें नागरिक बनना पड़ेगा। नागरिक अपने नुमाइंदे से सवाल पूछता है, और प्रजा जो है अपने नुमाइंदे नहीं, राजे चुनती है, और राजा जो है
कभी जवाबदेह नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि हमको भी तकलीफ है कि हम लोग अभी तक उस डेमोक्रेसी का रियल पार्ट कभी हो ही नहीं पाए। आज भी हम सिर्फ अपना वोट को फ्रेंचाइज करके एक उंगली का सेल्फी खींचते हैं और समझते हैं कि हो गया तो हमारा काम। लेकिन हुकूमत सिर्फ 5 साल में आपको बनाने के लिए आपको डेमोक्रेसी दी नहीं गई। जी बड़ा अच्छा लग रहा है वाकई। रियली फैंटास्टिक प्रोग्राम फैंटास्टिक बातें आपने बताई हैं और लोगों को आप सही लोगों में को याद थोड़ा करना। मौका दिया जाए कुछ। बहुत देर से जावेद साहब भी वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लिया जाए, फिर आप इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। जी जावेद साहब बोलिए। सबसे पहले तो मैं देश रत्न प्रसाद जी को खराज अकीदत पेश करता हूं उनकी यौम विलादत पे। और वहीं साथ ही हम सिवान जिला के पूर्व सांसद मरहूम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब को उनकी यौम और आज यूसुफ साहब का यौम विसाल है। राजेंद्र प्रसाद अच्छा ये भी एक आज यौम विसाल है यूसुफ साहब का। जी जी उनका यौम विसाल ही मैंने कहा, यौम विसाल है। और जी 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 सिवान जिला की यौम पैदाइश है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी यौम पैदाइश है। तो मैं खराज अकीदत पेश करते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और जहां तक मैंने समझ पाया कि आपने जो आज इस चर्चा को रखा है उसका मूल उद्देश्य है कि सिवान जिला प्रशासन के द्वारा जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राजकीय समारोह के रूप में, आई एम राइट, उसमें जी जी जिला प्रशासन के स्तर पे बहुत सारी गड़बड़ियां हमेशा दिखाई देती हैं। उनका जो घर है उसका रख रखाव, उसकी पेंटिंग, वहाँ की व्यवस्था, इन सारी चीजों में आज भी रंगाई पोताई का काम हो रहा था। वहाँ पे वो व्यवस्था दिखाई दे रही थी। और मैं जावेद भाई आपको याद दिलाता चलूं, मेरे प्रोग्राम करने का इंटेंशन मैं याद दिलाता चलूं जी कि बोलिए। हर सांसद को जब हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जब उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो उन्होंने स्वयं बनारस को गोद लिया और सारे एमपीज को ये निर्देश दिया कि आप लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लें और उसको डेवलप करें। सही है ना नदीम भाई? जी आवाज मिल रही है? जी जी मिल तो रही है, बोलिए, कहीं ना कंटिन्यू रहिए आप। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व सांसद रहे माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, उनके द्वारा भी जीरादेई और जीरादेई के जीर्णोद्धार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए गो तो उन्होंने लिया, लेकिन जिस स्तर पे जिस तीव्र गति के साथ जीरादेई का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अब हम लोगों को ये करना है कि जिला प्रशासन को जो हल्के में ले रही है इन सारी चीजों को, वही हाल मौलाना मोइनुल हक साहब के साथ भी है। उनको भी राजकीय सम्मान प्राप्त है, लेकिन वहां भी जब ट्रिब्यूट देने की बात आती है तो वहां भी प्रशासन लचर रवैये के साथ पहुंचता है। वही हाल खुदाबख्श खान साहब जो हमारे धरोहर हैं उनके साथ भी वही रवैया है। द्रोण, मैं उससे भी आगे जाता हूं, बौद्धिज्म से भी आगे निकलता हूं। तो ये आचार्य द्रोण की भी धरती रही है, कर्मभूमि रही है, जो दोन में आता है दरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उसको भी टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है, उसका भी डेवलपमेंट अभी आधा अधूरा है ही नहीं। तो सिवान जिला सीमावर्ती जिला है, यहाँ से बहुत सी हिस्टोरिकल ट्रूथ जो है वो जुड़ी हुई है। और इन सारी चीजों को पुरातत्व के द्वारा एक सर्वे करा के
और निश्चित तौर पे अगर सारी चीजों को इकट्ठा करके और सारी चीजों का डेवलपमेंट किया जाए तो निश्चित तौर पे टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा मिलेगा और लोगों के रोजी रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी रहेगा कि हाँ, हमारे इस मिट्टी की ये खासियत है, ये इसकी खुशबू है, ये इसका आचरण और व्यवहार है। जी जी जी। धर्मेंद्र जी बोलिए, अब आप धर्मेंद्र जी को थोड़ा मौका दिया जाए। थैंक यू नदीम जी। मैं डॉक्टर साहब और जावेद जी की बातों को ही आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाता हूं और काफी स्कोप है इन दोनों आदमी की बातों से और ज्यादातर लोगों को पता है, नौजवानों को पता है कि नहीं ये हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं उनको पता है सिवान में काफी स्कोप है। और अगर 50 साल पहले सिवान बना था तो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना था और वो चूंकि राजधानी से दूर था तो वहां पे और अच्छे तरीका से शासन की व्यवस्था पहुंचे, शासन की सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए एक जिला बना। लेकिन वो जिला अभी तक अपनी जो असली उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में काफी उसको पूरा करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं एक अपना मई में की एक बात बता रहा हूँ। जब मैं पटना से आ रहा था, बहुत सालों के बाद मेरा लड़का साथ में आ रहा था, तो हम जो मसरक होते हुए जो रास्ता है उस रास्ते से आ रहे थे और जो भी सड़कें जो कट रही थी, मतलब पटना से जब हम चले जो भी सड़कें कट रही थी तो हम उसको बता रहे थे ये सड़क छपरा जाएगी, ये सड़क इधर से होते हुए छपरा चली जाएगी। बाद में मेरे को तो ये बात समझ में नहीं है, लेकिन मेरा लड़का पूछा ये सारी सड़कें छपरा ही क्यों जाती। तब ये सोचने पे मैं मजबूर हुआ और आज मैं सोचा कि क्यों नहीं अब सारी सड़कें हमारी सिवान की तरफ घूमे, हम क्यों अभी भी हमारी सड़कें छपरा की तरफ इंगित हैं और सिवान की तरफ ये सारी सड़कें घूम सकती हैं अगर जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो अभी के वर्तमान की जो चीजें हैं जहाँ पे आदमी जाता है, देखभाल करता है, घूमता है, फिरता है, मिलता है, जुलता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिवर हैं, रिवर फ्रंट बना के नई सड़कें, ग्रीनफील्ड सड़कें अगर हैं, आज कल्पना में है तो नई सड़कें बना के सिवान स्पेसिफिक एक सर्किट बना के और यहाँ पे ही रोजगार मिलेगा, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, एजुकेशन हब होगा। मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो सीवान से जो शख्सियत है, जो यहाँ का जो जगह है, कुछ कुछ ऐतिहासिक जगह है जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, तो उस तरह की उस टाइप की चीजों को अगर हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो जो यूथ है, यंग है, उनको यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो उस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ ये है, या जैसे डॉक्टर साहब ने शेयर किया कुछ इस तरह का, तो उस तरह की बात हो तो ज्यादा मुझे ऐसा लगता है वही फायदा होगा। बाकी जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे है, जैसे इन्होंने कुछ मंदिर का नाम, मैं कुछ नदियों की बात कर रहा हूँ, नदियों का भी रिवर फ्रंट बन सकता है, टूरिस्ट प्लेस बन सकते हैं। इसके अलावा एक और विभूति रहे हैं अपने सिवान के, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं महामाया प्रसाद साहब, वो भी सिवान के धरती के हैं। उनका भी अच्छा एक घर है, वहाँ तालाब है, रास्ते पे है, उसको भी उस सर्किट में जोड़ा जा सकता है, लोगों को देखने, उनके जीवन। एक बार उनके बारे में बता दीजिए। ये रियल जो ऐसे कुछ नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था कि सीवान से कोई बिहार के मुख्यमंत्री रहा है। हाँ, 1966 में वो सिवान के पहले, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने। उनकी एक पार्टी थी, सोशलिस्ट विचारधारा के थे, उनकी एक पार्टी थी। जब 76 का चुनाव हुआ, 66 का चुनाव हुआ, उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। जब बहुमत नहीं मिला तो फिर जो कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी दल थे, उन लोगों ने, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, लेकिन बाकी विपक्षी दलों में भी एक सहमति नहीं बन पाई कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो महामाया प्रसाद जी अपने दल के इकलौते विधायक थे उस समय, और सब लोग मिलके उनको मुख्यमंत्री बनाए। वो लगभग 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और सोशलिस्ट विचारधारा के थे। बाद में उसके बाद और लोग 1-2 और मुख्यमंत्री बने। उनके पहली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी।
और कर्पूरी ठाकुर जी भी वहीं से पद हासिल करने का एक उनको भी और डायरेक्ट शासन का अनुभव उनको भी प्राप्त हुआ। तो ऐसे करके वो भी एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, लोगों को भी जानना चाहिए। और महाराजगंज के से 10 किलोमीटर के दूर पे उनका घर है। तो ये गांव भी का नाम एक बार बता दीजिए। उनका गांव का नाम है पटेरा पटेरी। अच्छा, पटेरा पटेरी है जो कि महाराजगंज से बसंतपुर जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पे उनका गांव है और घर भी है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, देखिए सिवान मैंने कहा ना कि ये तरक्की एक मुसलसल जारी रहने वाली चीज का नाम है। तरक्की ऐसा नहीं कहते कि ये हो गया और तरक्की मुकम्मल हो गई, ऐसा नहीं होता है। 1947 में जब हिंदुस्तान में एक सुई भी नहीं बनती थी, उस वक्त जब पहली बार सुई बनाई गई तो वही तरक्की थी। फिर कभी सिवान को, जो धर्मेंद्र भाई ने देखा होगा अपने जमाने में, जब बिल्कुल सड़कें नहीं थी और जब चमचमाती सड़कें अब दिखाई दे रही हैं, तो ये भी तरक्की है। तो तरक्की तो हुई है, इसमें तो कहीं कोई मतलब शिकायत की बात नहीं है। एक सड़कें, और बात मुझे ऐसा लगता है बिजली, कि जी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जो सिर्फ हम निगेटिव बात ना करें, ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ रोना, नहीं, सिर्फ रोना रोने में ही आज का वक्त ना गुजरे। हमने हासिल भी किया है, इसका भी हमको सुकून होना चाहिए, हमको संतोष होना चाहिए। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर सिवान का जिक्र हो रहा है तो सिवान के जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का डिस्कस किए बगैर अधूरा है सिवान का डिस्कशन। और मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी, अब आपको जो भी लगता है वो आपकी अपनी विचार हो सकता है, राय हो सकता है। सिवान को आज जो सिवान दिख रहा है उसमें बहुत अगर मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, शिक्षा के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, मुझे मतलब उनका जो योगदान है वाकई उसको भी देखिए, हम लोगों को याद करना चाहिए और इसको उसको भी बात करना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज को किसी एक शख्सियत से रिलेट करके सिवान को ना हम जोड़ सकते हैं, ना सिवान को हम घटा सकते हैं। क्योंकि जब हम सिवान की बात करते हैं तो सिवान अपने आप में एक मुकम्मल मौजू है, एक मुकम्मल इमारत है, जिसकी तामीर में बहुत सारे लोगों ने 1, 2, 3, 10, 20 ईंटों का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। और ये बात बिल्कुल सिरे से कहना नाइंसाफी होगा कि जिन लोगों ने एक ईंट भी रखा है सिवान के तामीर में, उन्हें हमको जरूर याद करना चाहिए। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जो हमारे मरहूम जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का सिवान को सोचने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं तामीरी नजरिया उनका अपने दौर में एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने सिवान को बनाने की कोशिश की, और काफी चीजें और भी वो सोचते थे। बदकिस्मती से वो तमाम चीजें वो नहीं कर पाए, हयात उनकी नहीं रही। लेकिन बावजूद उसके, मैंने शुरू में ही कहा कि एक ईंट भी अगर सिवान की तामीर में किसी ने रखा है, तो बगैर किसी सियासी तमाम ऊंच नीच और कंट्रोवर्सी के आज के दिन हमको तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करना है। वो चाहे शहाबुद्दीन साहब हो, चाहे मजरूल हक साहब हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद साहब हो, या महामाया बाबू हो, या जो कोई भी हो। क्योंकि हमारा सिवान अगर आज यहाँ तक पहुंचा है, तो इसको बनाने में अलग अलग दौर के अलग अलग जो लोग रहे हैं, अपने अपने ढंग से इसको अपना अपना हाथ लगाया है। तो लेकिन आज इस मौजू को कंसाइज नहीं करना है, किसी एक पॉइंट पर भी हम लोग ठहर करके अगर बात करने लगे तो फिर हम आज का मौजू सिवान रखें, और सिवान की प्रोस्पेक्टिव को ब्रॉड तरीके से हम लोग, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और है, उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जागरूकता और लोग उस पर आवाज उठाए और सोचे। जो हमने आज एक वीडियो, अमरजीत कुशवाहा जी हैं, माले के जो
जो विधायक हैं अभी सरकार जो आप ही के सरकार में जो महागठबंधन के साथ हैं, और सीवान की अगर बात हो रही है तो आप हमने आज एक गूगल पे भी हमने ये किया था, उस वीडियो में भी हमने डाला है, सबसे 1 नंबर पे पॉल्यूशन के मामले में सीवान अव्वल स्थान है। इस पर भी बात करना कहीं ना कहीं जरूरी है, और आप डॉक्टर हैं और जी डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। सिवान का हर आदमी बगैर सिगरेट खरीदे हुए कम से कम 5-7 सिगरेट पी लेता है। ये अभी सिवान का मौजूदा स्टेटस है, यानी कि इतना तो बहुत बढ़िया नहीं है। नहीं, सिगरेट की मैं बात कर रहा हूँ कि बगैर सिगरेट पिए हुए सिवान की जो हवा है वो इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उसके फेफड़े में उतना पॉल्यूशन, उतना पार्टिकल चला जाता है जितना 7-8-10 सिगरेट पीने से एक आदमी के फेफड़े में जाता है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा आज की तारीख में आपने अब मुद्दा बहुत शानदार उठाया है। चूंकि आज की तारीख में जब हम सिवान में टहलने के लिए सड़कों पे निकलते हैं तो गर्द और गुबार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज को हल करना, मैंने पहले कहा, इस शुरुआत में कहा कि हमें प्रजा नहीं बनना चाहिए, हमको नागरिक बनना चाहिए। प्रजा और नागरिक का अंतर भी मैंने बताया। नागरिक सवाल पूछता है, आवाज उठाता है, अपने नुमाइंदे को बुलाता है, अपनी समस्या पे बात करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आपने ये जो पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया है, इस पर तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की सियासत की बदकिस्मती है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल आता ही नहीं है। अगर आता ना कि फलाना कास्ट की वजह से है तो अब तक मुद्दा बन गया होता, वोट इस पर मिलेगा नहीं। आपसे रिलेटेड सवाल है, हम जब आई जिक्र हो गया तो हम पूछ लेते हैं। यही महागठबंधन की सरकार जब नहीं थी, बीजेपी और एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जब उधर थे तो आपको हमने देखा था कुछ ज्यादा एक्टिव थे। ये जो है हमने आपको बोल दिया। अभी फिलहाल आप उतना एक्टिव नहीं, हो सकता है नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है, अगर आप एक्टिव होने का मतलब अगर उस तरह के सोचते हैं तो थोड़ा सा हम इसको आपको बता दें कि अभी काफी कई मरहले में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं और जनवरी में आपको आंदोलन सड़कों पे दिखाई देगा। क्योंकि हर चीज का वक्त होता है और आंदोलन जो है अचानक तो खड़ा नहीं हो जाता है, और वो भी ये तमाम नीरस टाइप आंदोलन है। अगर आज हिंदू मुसलमान का आंदोलन कहिएगा ना तो तुरंत आपके पीछे बहुत लंबी लाइन में लोग खड़े हो जाएंगे। आप खुद बताइए, अपने मोहल्ले में 10 लोगों से पॉल्यूशन पर आंदोलन की बात करने जाइएगा, 2 आदमी भी आपके सामने नहीं आएंगे बात करने के लिए। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। कहाँ चले गए? देखिए, अगर यही हिंदू मुस्लिम इस तरह का कुछ टॉपिक रहता है तो 150-200 लोग जुड़े रहते हैं। अभी नदीम जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। नदीम जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सचिन जी, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ। एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है जो मुझे याद आ गई है, तो मैं उसको नदीम जी मैं ऐड कर दूं। डॉक्टर साहब भी हो सकता है उसकी जानकारी रखते होंगे। एक भारत के मध्य भारत से और नेपाल का जो व्यापार का जो सिल्क रूट था, वो सिल्क रूट भी सिवान होके था। और जो व्यापार था नदियों के माध्यम से होता था। सिसवन पुलिस स्टेशन जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। सिसवन घाट बहुत ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे भारत के अन्य हिस्सा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ से व्यापार का रास्ता था और वो नेपाल तक जाता था। महाराजगंज अगर एक मंडी था, थोक बाजार मंडी थी, उसका कारण ये था कि वो उस सिल्क रूट में आता था। और वो महाराजगंज की मंडी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है वसूली में और तरह तरह की मतलब कनेक्टिविटी की दिक्कतों के वजह से। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में आना चाहिए, जो हमारे डेवलपर हैं, प्रशासक हैं, नेता हैं, इस सिल्क रूट को फिर से कैसे रिवाइव किया जाए और नेपाल की तरफ जो व्यापार का। धर्मेंद्र भाई, ये हमारी बदकिस्मती है। ये तमाम चीजें हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों को बैठ के बात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि ये जो हमारे जो भी मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असेंबली बन के जा रहे हैं,
इनको बताना पड़ेगा कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। ये कौन बताएगा? ये बताने का काम आपको, हमको और जो भी लिसनर्स हैं हमारे, इनको करना पड़ेगा। और ये जो तमाम बातें जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, इनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और बाज़ाब्ते तरीके से इनसे पूछना होगा कि अपने विधानसभा और संसद के किस सत्र में कौन कौन से सवाल आप पूछ रहे हो, क्या आंसर मिला उधर से, क्या प्रोग्रेस है। ये तब होगा जब हम तमाम लोग वाकई एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ डिपार्चर कर सकें। चूंकि देखिए फैक्ट है, इसको हंस के मानिए, रो के मानिए, सच यही है कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में तो काम ही नहीं करते। हमारी पॉलिटिक्स किसी को जिताने के लिए होती है या किसी को हराने के लिए होती है। कोई भाजपा को हरा रहा है, कोई भाजपा को जिता रहा है। हम ना खुद को जिताने की बात करते हैं, हम ना खुद को बनाने की बात करते हैं। तो हम तो भाजपा को जिता रहे और भाजपा को हरा रहे हैं। यही इस मुल्क की सियासत का ये बहुत बड़ा सानेहा है, बदकिस्मती है कि हम लोगों की जो पूरी की पूरी जो सियासी सोच है वो बड़ा ही महदूद हो चुकी है। हम लोग कैसे निकलें, इस पर हमारा समाज, आप जैसे लोग, तमाम लोगों को बैठना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हाँ सचिन भाई बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए सचिन भाई बोलिए। नेटवर्क का इशू है, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं आज। नहीं, सबसे पहले तो मैं जो है कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी, जिनके ऊपर में आज जो इतनी वार्ताएं हो रही हैं उनका जन्म दिवस के ऊपर, तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग उस बिहार से हैं जहाँ युद्ध बिहार ने फुरकान पार्किंग नहीं है, भैया से बात कर लेने का। ओके, हाँ, नहीं आज नहीं खाएंगे। सुनिए, तो जो है बिरयानी हेलो छोड़ रहे हैं, बिरयानी छोड़ रहे हैं। नहीं, एक भैया को छोड़ने देखिए बिहार से प्यार है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, वाकई गाड़ी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ये होता है लगाव। नहीं, एक भैया को छोड़ना था, समझे ना, एक भैया को छोड़ना था। हमारे साथ थे, अपने गांव के हैं, एक छोटे से कंपनी में छोटे से मुलाजिम है। तो भैया बोले थे कि आशीर्वाद तो थोड़ा मुझे काम है सिटी से मुझे थोड़ा घर तक छोड़ दीजिएगा। वही बोले खाना खा के जाइए। देखिए आज डॉक्टर साहब से बात, देखिए ऐसा डिबेट होना चाहिए। मालूम है जिस तरह से डिबेट आज हुआ है, और डॉक्टर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो भी बात कही है, बिहार के बिजी रहते हैं, इनको एक दिन पहले फोन करके इनसे टाइम ये दिल्ली में है जी। डॉक्टर साहब हम ऑलवेज चाहते हैं कि, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से अपना कीमती टाइम देते हैं जी। डॉक्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि कम से कम ऐसे जो पत्रकार लोग हैं, जितना बढ़िया आपने जो इतिहास की बात कही, जो हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाए, अब वो चीज आपसे जानकारी मिलती है, तो इसके लिए सबसे पहले आप भी एक गुरु समान हो गए। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको और सिन्हा जी दोनों आदमी को और अपने जावेद भाई साहब को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जावेद भाई साहब ने बहुत सारा चीज बताया जो हम नहीं जानते थे, डॉक्टर साहब ने तो पूरा विस्तार से बताया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये होती है, देखिए डिबेट का मतलब ये होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी कवि ने तो कहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिबेट पे आइएगा तो अपना खाली जातीयता पे बात होगा, यादव जी पे बात होगा, लाला जी लोग तो बहुत कम है, इसके लिए लाला जी पे बात नहीं होता है। तो कभी मुसलमान भाई लोग पे बात होगा, कभी राजपूत पे बात होगा। तो ये सब चीज नहीं होके जो चीज आज जो ऐसा डिबेट हुआ, ऐसा अगर डिबेट होगा तो सुनने वाले लोगों की ज्ञान में वृद्धि होगी। और हमारे जो बच्चे हैं, हमसे जो छोटे लोग हैं, जैसे हमारे तरह आदमी है जो जिस चीज को नहीं जानता था उस चीज को हमें जानकारी मिली, तो ये बहुत ही अच्छा डिबेट रहा। आज का डिबेट बहुत ही अच्छा रहा। जी जी, आप लोग सुन पा रहे हैं हमको कि नहीं पा रहे हैं? एकदम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन चीजों को पसंद किया।
और नहीं डॉक्टर साहब हमको एक श्लोक याद आ रहा है कि मता शत्रु पिता बैरी ये ने वालो ना पार्टी हंस माते सभा माते बातो था। आप करोड़पति राजा सर्वत्र पूज्यते लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा हर जगह होती है। तो देखिए कुछ ना भी धन हो जाए, मिलियन में जाइए, बिलियन में जाइए, लेकिन ज्ञान की पूजा हर जगह होती है। और मैं आपका ज्ञान का कायल हो गया। मैं कोशिश करूंगा, नदीम से बोलूंगा कि मेरा जो फेसबुक आईडी है आपसे दें, और आपका पोस्ट जो है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे उम्दा आपका पोस्ट भी होता होगा, जिससे हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारियां जो है मिलेगी और हम लोग समाज में उस चीज पे बात कर सकते हैं। जी जी जी, नहीं खिंचाई देखिए, हम तो बुढ़िया पे लिखने वाले हैं आरएसएस के। बहुत लोग अगर कोई सत्य बोल दो तो बोलता कि आरएसएस का है, बुढ़िया पे लिख लेने वाले हैं। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। जी जी, ऐसा जो नहीं, जो गलत करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी भावना ये होनी चाहिए, जो गलत करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी मेरा भाई, सगा भाई ही गलत करे तो हम उसके विपक्ष में अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप एक गुनाह कर रहे हैं, समझ गए ना? जी जी, ठीक। अब आप गाड़ी ड्राइव करिए, आराम से पहुंचिए, और एक आध दो लोगों को, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। आप जोड़िए। मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब को धन्यवाद करने के लिए, मैं इतना देर से मैं तो सुन रहा हूँ गाड़ी में। मैं तो मसला ये है कि टाइम ही नहीं देते हैं हम। कई बार इनको आज तो इत्तेफाक से आज मैंने 2-4-5 घंटा पहले फोन किया था इनके पास। जी डॉक्टर साहब से मेरा यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी थोड़ा बहुत आता है, कि डॉक्टर साहब आप आइए, जुड़िए, लोगों को ज्ञान दीजिए। कम से कम बहुत आपका भी एक सिवान का विकास नहीं, बिहार का विकास में योगदान रहेगा। जैसे कि हम नहीं जानते थे कि बुद्धि की स्थली, हम खाली जानते थे कि वहाँ इतनी सारी बातें हैं, मतलब कितना किताब पढ़िए, क्या क्या करना पड़ता है, नेट पे कितना ढूंढना पड़ता है, तो भी इतना परफेक्ट, इतना सटीक इंफॉर्मेशन। जी सचिन जी, रजनीश जी को मैं अभी जोड़ूंगा। आप रिमूव कीजिए हमको, आप शुक्रिया दूसरे लोगों से सचिन भाई, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम है मेरी तरफ से, ठीक है ना? और बिहार के शान है आप, और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। रजनीश डॉक्टर साहब, क्योंकि आप मुझे उम्मीद है कि आप ग्राउंड पे भी हैं सिवान में, और आसपास में ही रहते हैं, प्रभावी भी हैं। मेरा ये रहेगा कि जो मैं बता रहा था कि सिवान स्पेसिफिक जो हमारा सर्किट बने, और वो जो सड़कें हो हम दूसरे शहरों पे आश्रित ना हो, उसके लिए ग्रीन फील्ड सड़कों के लिए एक कुछ कंसेप्ट बने। एक टीम सिवान, सारे विधायक सांसद लोग मिले बैठे, विपक्ष के भी नेता अधिकारी सारे लोग मिलके बैठे, और ये प्रोजेक्ट जरूर, ये सिल्क रूट जो है, जो कि मिसिंग हो गए हैं आज के नए रास्ते और लाइन, रेलवे लाइन की वजह से, उनको रिवाइवल के लिए क्या प्लान हो सकता है, और ये लोग क्या प्रपोजल बना के राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दे सकते हैं। अगर इस दिशा में काम हो, मीडिया इस पे काम करे, हम जैसे लोग अगर कोई उसमें ऐड कर सकते हैं तो ऐड करें। जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, इन लोगों को बता के, जब भी मिले बता के, और इस पे अगर कुछ काम हो तो रियल सेंस में डेवलपमेंट होगा और सिवान के लिए बेहतरी का रास्ता खुलेगा। देखिए, अगर मुत्तहद होकर के, अगर बगैर मजहब और जात के तफरीक के, अगर वाकई सिवान को अगर मरकज बना करके सोचा जाए, तो देखिए होता क्या है, ये तमाम जो मुद्दे हैं ना, आज 3 दिसंबर को बातें हुई, लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छा कमेंट्स आता है। 4 दिसंबर को जब यही बात की जाती है ना, तो लोग कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये सब छोड़िए ना। बहुत तो बड़ा आदमी का दिल जो है वहां टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? अगर हम लोग करना शुरू करेंगे तो फिर हमारे कुछ जो स्थापित सियासतदान हैं, जो स्थापित सियासत हमारे यहाँ की है, वो इसको सूट नहीं करता है कि इन चीजों पर बात हो, तो वो फिर अलग अलग तरह की बातें करेंगे। लेकिन बावजूद उनसे हमको डरना नहीं है। हमें वाकई अगर लगता है कि हमें इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं खास करके इस चैनल के जरिए जो नौजवान नस्ल है, मैं उनको आवाज देता हूं, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि आप आइए, हमसे
बैठिए, बात कीजिए, आप इसकी क़यादत कीजिए। मेरे से आप बताइए कि मैं डीएम के यहाँ चलने के लिए तैयार, एसडीओ के यहाँ चलने के लिए तैयार, जिस पॉलिटिकल लीडर्स से आप बोलिएगा मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन क़यादत आपको करनी पड़ेगी। पीछे पीछे ड्राफ्टिंग से लेकर के, राइटिंग से लेकर के, टेक्निकल सारा काम मैं करूंगा, लेकिन तमाम चीजें कब होंगी? किताबें पढ़ने में, अफसाना पढ़ने में, ख्वाब की दुनिया में एक सफर तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो वही हकीकत जो रोजाना की है यही दिल तोड़ जाती है। तो यहाँ अब तय करना होगा। हमारे इस चैनल जो कि नदीम भाई, वाकई इनका एहसान है कि इन मुद्दों पर ये बात कर रहे हैं, और इसके वजह से हम लोग अपनी बात काफी बड़े जो तबका है हर तरफ के लोगों तक अपनी बात कह पा रहे हैं। अगर कोई कंसेंसस बनता है, देखिए अभी हमको 2 घंटे 3 घंटे में फ्लाइट पकड़नी है, मुझे अभी यूरोप जाना है, अभी मेरी फ्लाइट है, मैं दिल्ली में हूँ, अभी 2-3 घंटे में फ्लाइट है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। तो मैं आखिरी में लौटता हूँ इस महीने के, जनवरी से मैं अवेलेबल हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मैं दिन रात 24 घंटा आपके लिए तैयार हूँ काम करने के लिए। आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, मेरे लिखने का, मेरे पढ़ने का, हर चीज का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता। आप तमाम लोगों को तय करना होगा कि हमें वाकई किस दिशा में जाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार हो सकता है, तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, इस मंच से वादा करता हूँ कि जो कोई भी सीवान की आवाज के लिए आवाज देगा, सबसे पहले मैं वहां खड़ा रहूंगा। लेकिन आपकी आवाज में संजीदगी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो आपको स्थापित सियासत से लड़ना पड़ेगा। आपके ऊपर तमाम तरह की परेशानी, तमाम तरह की चीजें जो हैं ये आपको परेशान करने के लिए की जाएंगी। आपको, चूंकि देखिए ये मुश्किल काम है, ये क्रिएटिव काम है, ये निर्माण का काम है। अगर हम अपने सियासत को क्रिएटिव काम पर, निर्माण के काम पर लेकर के चले आएंगे ना, तो ये स्थापित सियासत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि स्थापित सियासत निर्माण का काम करना ही नहीं चाहती। उसका तो काम कुछ और है। वो तो हमको, आपको, हमारे जज्बात को उभारेगी, उभार करके हमको कहेगी कि हम मुसलमान हैं, आपसे कहेगी देखो हम हिंदू हैं। और इस तरीके से आपकी बात, हमारी बात, वो खुद इस तरीके से हमको हम ही से कब बेच डालेगी और हम कब बिक जाएंगे, नीलाम हो जाएंगे। हमारी नीलामी के बाद, और हम न जाने आजादी के बाद कितनी बार नीलाम होते जा रहे हैं, बावजूद उसके करवाएंगे हम तो लोग। वही ना, जो स्थापित पॉलिटिशियन है, अगर हम लोग इस पर, जो हम लोग का काम है, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, बात किया, ये जो प्लानिंग वगैरह अगर हम उनको दिखाएंगे तो करेंगे तो वही ना, क्योंकि फाइनेंस कौन करेगा, सबसे पैसा कौन देगा उसके लिए? सबसे प्रबुद्ध पहले वर्ग का डॉक्टर साहब एक लाइन में ऐड कर, मतलब प्रबुद्ध वर्ग का काम यह है कि एक विजन ले आना सामने, और उस विजन पे काम करने के लिए तो पब्लिक, शासन और प्रशासक और जो विधायिका के लोग हैं उन्हीं को करना है। तो वहाँ मेन डिसीजन मेकिंग तो 2 लोग हैं, प्रशासक और विधायिका, लेकिन एक उनको एक अगर वो दिक्कत है। सोचने में सक्षम नहीं है, उनको हम लोग ये बात बता सकते हैं, उनके लाइमलाइट में ले आ सकते हैं। और उस पे जब कभी विकास की बातें हो, सिवान की विकास समिति की लगभग हर महीने बात होती है, उन बातों में अगर ये बातें भी शामिल होती जाएं धीरे धीरे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी इस चीजों को लोग रियलाइज करेंगे देखिए और सिवान एक बिजनेस हब बन सकता है। धर्मेंद्र भाई, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। देखिए कोई भी सब्जेक्ट सियासत में तब तक उसका असर नहीं होता जब तक कि उसके जीत और हार से उसका ताल्लुक नहीं होता। आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट की बात करके आप किसी विधायक को हरवा दीजिएगा, जितवा दीजिएगा? सोचिए, गौर से सोचिए, बहुत गंभीर सवाल है। उस विधायक के कान पर जू नहीं रेंगेगा। इसके लिए आप समझ रहे हैं हम लोग आज जो बात कर रहे हैं ना, ये सियासत इस बात को कभी सुनना नहीं चाहती है। हम वही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलता है। तो हमको अगर इस मुद्दे की संजीदगी को अगर पैदा करना है,
तो हमें अपने वोटिंग ट्रेंड्स को बदलने की बात करना है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये तो क्रांति की आप बात कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। जी कोई भी विधायक, कोई भी एमपी आपकी बात क्यों सुनेगा भाई? हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, हम कर रहे हैं। फॉर व्हाट? हमारे पास ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि उसको हमारी फोर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल बनाए? कौन सी ताकत है? हम कैसे अपने इत्तेहाद को, अपनी मिल्लत को, अपनी एकता को उनके सामने कैसे प्रूफ करके मजबूती के साथ खड़ा करके दिखा सकते हैं कि तुम नहीं करोगे तो तुमको हम हरा सकते हैं? ये कैसे होगा? इस पर सोचना है। आपको क्या लगता है एक कागज का टुकड़ा लेकर के हम एमपी साहब अब विधायक जी के पीछे पीछे जाएंगे और विधायक जी हमारी बात सुनेंगे? ये नहीं होगा। इसलिए इसके पीछे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये तमाम बातें तो हर साल होती हैं। 3 दिसंबर को मौलाना मजरुल हक साहब के मजार पर फातिहा होता है, उस दिन भी होती हैं। मैदार में जब कार्यक्रम होता है उस दिन भी होती है। महाराजगंज में वो जो मेला लगता है उस दिन भी होती है, मौनिया बाबा का। तो साल में 10 बार तो ये बात होबे करती है कि सिवान में पर्यटन में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आसमान में चिराग जलाया जा सकता है। अरे भैया, तो जला काहे नहीं रहे हो? जलाया जा सकता है तो इसलिए नहीं जला रहे हैं कि चिराग जलाने के लिए जो तेल आता है वो वोट से आता है, और हमारा वोट उस तेल में तब्दील नहीं होता है, इसलिए चिराग नहीं जलता है। ये हमारी प्रॉब्लम्स है। तो हमको बात अगर आज करना है तो ओपन हार्ट बात करना है। हमारे चैलेंजेस, हमारा स्कोप, हमारा स्कोप है कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और हमारे चैलेंजेस है, हमारी रुकावटें हैं जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमें कम से कम इन तमाम चैलेंजेस पर, चुनौतियों पर कैसे हम लोग पार पाएं। हम बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बात सही है। कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा ना, कुछ इस तरह का एक लोगों का, देखिए कहीं ना कहीं एक गुट जो होता है ना, वही जनतंत्र में असर डालता है। और गुट आपका, आप 30% वोट लेकर के विधायक बन जाते, सरकार बना लेते, यानी कि 70% नहीं चाहिए, आप 30% में आ जाते हो। तो कम से कम आपके पास 10-15% का तो गुट होना चाहिए, 6-7% का तो गुट होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए जो कि दिखाई दे कि आप कुछ बोल रहे हैं या आपके लोग कुछ बोल रहे हैं तो मीडिया में आ रहा है। अब मान लीजिए 5 गो आदमी बोल रहा है, कौन सुनेगा? तो इन तमाम चीजों की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी लॉन्ग टर्म। ये दिस इज द बैटल ऑफ लॉन्ग टर्म जर्नी। ये लंबे सफर की एक प्लानिंग करके इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। वाकई ये जो बातें हो रही है ना, ये सब आइडियल, ये आदर्श बोलते हैं ना कि हम लोग आदर्श बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब उतरेंगे ना तो तो ग्राउंड की स्थिति आदर्श नहीं है। ग्राउंड की स्थिति आइडियल चीज नहीं होती है। ग्राउंड पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कम से कम हमें कम से कम 50% तो आइडियल नेचर के लोगों को, तो अपने दिमाग से कूड़ा करकट कुछ तो निकाले। हम लोग अपने घर की पहले सफाई करें, अपना खोपड़ा का सफाई करें। अगर इधर सफाई हो गया 5% लोग का, हम तो 30-40 का बातें नहीं कर रहे, 5% लोग का इधर साफ हो गया ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठ गए ना 5 से 7%, ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और यहाँ पर हम लोगों को खास करके नौजवानों से गुजारिश है, आप सोचिए, आप खड़े होइए, सीवान आपका है। आपको अपने सपनों का अगर सीवान बनाना है तो आपके पास बहुत स्कोप है। उस स्कोप को आज के दिन सिर्फ इस गुफ्तगू में अपने ख्वाबों के दरीचों को खोल करके ठंडी हवा ले करके सो जाया जाए, या फिर सुबह उठा जाए, कहा जाए अगले साल फिर बात होगी, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। तो गुफ्तगू, एक पुरानी कहावत है फारसी की, आमदन नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, आइए बैठिए कहिए और घर जाइए। तो डॉक्टर साहब, एक विजनरी प्रोजेक्ट हुआ है जो कि मैं सबके सामने लाना चाहता हूं। मैं पहली बार ट्रेवल किया था, जो सिवान छपरा रोड है, वहां पे एक गांव है, आई थिंक नैनी शायद गांव है, वहां से जलालपुर होते हुए एक रास्ता बना है जो कि गड़खा को जोड़ता है।
और उस रोड को जो मैं पहली बार गया, हालांकि रोड जब बना होगा अच्छा बना होगा, लेकिन इसी साल फेब में मैं गया था, रोड उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है, लेकिन जिस तरह की ट्रैफिक वहां आ रही है वो देख के मुझे अमेजिंग लगा। आप देखेंगे उत्तरी बिहार से, हो सकता है नेपाल से या असम साइड से जो आने वाली ट्रैफिक थी, जो गुड्स ट्रैफिक थी, गुड्स लेके आ रहे थे, उनमें ज्यादातर जो थे डायरेक्ट यूपी और बनारस की तरफ जाने वाले लोग थे, जो कि कहीं शायद सरजू को माझी में या कहीं पार करते होंगे। और वो रास्ता अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि जिसने भी उसको डेवलप कराया है या किया है, प्रशासन ने या किसी भी नेता या अधिकारी ने, वो रियली एक विजनरी काम था। इसी तरह की चीजें अगर हम कहीं घूमते हैं, देखते हैं, तो लोगों के नजर में ले आए, बताएं, और लोग उस विजन के हिसाब से मैं यहाँ प्लानिंग से करें। दावत देता हूँ, एक विकास मंच बनाते हैं हम लोग सिवान के लिए, एक विकास मंच बने, उसमें कुछ लोग आए, बातचीत हो, और ये विकास की जो बातें हम लोग आज तमाम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कभी सिवान आइए तो मिलिए, ताकि कुछ बात, मिलेंगे। ताकि कुछ जो बात है ना वो जमीन पर उतर करके उस पर हम लोग। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आगे आगे बोलता है उसको बोलिए पहले इतना करके आओ। हमसे भी कई लोग हमसे गांव में बोलता है लोग कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया, उनको बोलिए कि पहले जरा कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर मेरे पास फोन कीजिएगा, तो फोन में नहीं आता है। लेकिन नदीम जी देखिए, नदीम जी, हर काम हर आदमी को नहीं करना है, लेकिन जो आदमी जो काम कर सकता है उस काम को जरूर उसको करना चाहिए। ये बुद्धिजीवी का एक काम है कि चीजों को बताना, जो अनुभव करता है उसको शेयर करना, कभी ना कभी किसी के दिमाग में जरूर आए। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें हमारे समाज में हो, और इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा शहर जिला आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो अब दिल टूटता है कब, जब उसके लिए अगर कोई आप बात करने जाइए तो अलग अलग तरह की चीजें, मैंने कहा ना कि आइडियल टॉक्स अलग होते हैं, ग्राउंड टॉक्स अलग होते हैं। तो मोटिवेट करने वाले हर लोग मिलेंगे जी। तो वही कह रहे हैं, तो हम लोगों को उन चीजों में उलझना भी नहीं है। हाँ, बावजूद उसके मैंने कहा ना कि कुछ तो हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए ना, जहां से करंट हम लोगों को इस काम के लिए मिलता रहे। तो हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, हम लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है सिवान में, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों के दिमाग में हैं, और ये जो हमने जितनी बातें आपसे कही हैं, कहीं ना कहीं ये अंडर प्रोजेक्ट्स हैं और अंडर डिस्कशंस हैं, तभी ये बातें कही हैं। आने वाले टाइम में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीजें हम लोग कर सकें। लेकिन आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग भी कम से कम इस मौजू को लेकर के हम लोगों से मिलिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हो सकता है कि आपके सुझाव के जो रास्ते हों वो हमारी सोच से बेहतरीन हो, तो आपके जो सुझाव हैं, चूंकि एक दिमाग से दो दिमाग बेहतर, दो दिमाग से और ज्यादा दिमाग, तो तमाम जो सिवान के डेवलपमेंट के जो सुझाव हैं, जो थॉट्स हैं, वो इकट्ठा होने चाहिए, और सबको मिलजुल करके एक बेहतरीन जो हमारा शहर है उसको हम कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शहर, और इसको जो अजमत है, जो इसकी विरासत है, जो इसका तारीखी किरदार है, जो इसकी जगह है, वो हम तमाम चीज कैसे दिला सकते हैं। तो गुफ्तगू करने से, बातचीत करने से ही कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। और जमहूरियत में जो जमहूर है यानी हम और आप हैं, यही अहमियत रखता है। तो हमें सबसे पहले कहा ना मैंने कि हमें नागरिक बन जाना पड़ेगा। हम आज नागरिक बन जाएं, 20-25 नागरिक काफी है काम को करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि वो 25-30 नागरिक, प्रॉपर नागरिक हमें चाहिए। और वो 25-30 नागरिक तो मुझे लगता है कि देखिए, आजादी की लड़ाई जो है ना, ये भी अचानक से लाखों में नहीं तब्दील हुई थी। जी इसकी लड़ाई की भी जो बुनियाद थी ना, उसकी बुनियाद में 2-4-10 लोग ही शुरू में इस चीज को सोचे कि हाँ हमें कुछ करना है, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो तमाम जो भी लोग हैं, वो लोग जो भी सुन रहे हैं इस बात को, वो तमाम लोगों से गुजारिश है
कि वो अभी तो हम यूरोप जा रहे हैं, मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, हम लौटेंगे जनवरी में, तो हमसे एक बार मिला जाए। और आपसे भी धर्मेंद्र भाई कभी सिवान आइए। हम लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन चाहते हैं पड़ोसी के घर में पैदा हो, इसलिए कि शहादत देनी पड़ेगी। तो नहीं, यकीनन मैं तो डॉक्टर साहब जब मैं जाता हूँ सिवान, तो जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जो चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कभी बातों को सामने रख सकते हैं या डिसीजन लेने में सक्षम है, उन लोगों से ये बातें जरूर रखता हूँ जितना भी मेरी समझ है। इसी के साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि सिवान की जनता को जानना चाहिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सिसवन नदी के किनारे, सिसवन शहर से थोड़ा या जो बाजार है उससे थोड़ा दूर एक ब्रह्मचारी जी का एक स्थान है, बहुत ही पुराना और बहुत ही मतलब उसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है। जो हमारे पास कुछ कला थी, जो जानकारियां थी, विद्या थी, उस विद्या का एक नमूना था वो। जो भी वहाँ ब्रह्मचारी जी थे, उनके जीवनी के बारे में पूरा मैं नहीं जानता, लोगों को रिसर्च करना चाहिए और जानना चाहिए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि सरजू जी को इस तरफ धारा मोड़ने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, और धारा वो वहां पे कटाव नहीं करता है। बहुत जगह सरजू जी ने काटा है, मतलब अपने जमीन, नई जमीन को काटा है, लेकिन वहां पे उस धरती को कुछ नहीं कर पाती है। सरजू जी बहती हैं, कभी इधर आती हैं, कभी बलिया तरफ चली जाती हैं। एक बात उनके बारे में ये भी लोग बताते हैं कि वो पानी में चलने की उनको काबिलियत थी, वो चलते थे और नदी को पार कर जाते थे पैदल चल के। तो ये सब बातें लोगों को, बहुत सारे सिवान में बहुत सारी बातें हैं जो सही में हम लोग नहीं जानते हैं, कनेक्टिविटी नहीं। अब जैसे उस जगह पे आप जाएंगे डॉक्टर साहब, तो मुश्किल से 8-9 फीट का, कार से अगर आप जाते हैं तो एक 8-9 फीट का एक रास्ता बना हुआ है, जो कि आपको हमेशा ये लगेगा कि अगर किनारे गलती से हम चले गए तो लगभग 3 फीट बगल में इमीडिएटली वो सीमेंटेड रोड है और 3 फीट का खाई मिलेगा, तो गाड़ी एकदम उलट जाएगी। तो ये सब चीजें भी जब डेवलपमेंट का प्लान हम करते हैं तो थोड़ा सा किस सिग्निफिकेंस का है वो, और मतलब कम से कम लोग आने जाने के लिए जो विकास की जो अवधारणा है उसको ठीक करना चाहिए। और मतलब एकदम नदी के घाट के अंदर है वो जगह, लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब प्रोग्राम चूंकि हम छोड़ कर जाने की इजाजत चाहेंगे, जी। तो बस आखिरी लाइन हम यहीं से खत्म करते हैं कि कम से कम जो जहां से सुन रहा है, अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने अपने विधायक के घर जरूर पहुंच जाए, उससे जाकर के 10-20 नौजवान लड़के जरूर जाकर के पूछे कि ये मुद्दे पर बात हो रही है, सिवान यहाँ डेवलप हो सकता है, हम बेरोजगार हैं, इनसे अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर ये काम हो जाएगा तो कम से कम हमारे बच्चों को शायद रोजगार मिल जाए। कम से कम तुम विधानसभा में सवाल कब पूछ रहे हो? जो हमारा एमपी है, अगर वो मिल जाए तो 10-20 लोग उनको पकड़ के पूछ ले, हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हमें अपना काम जो कह रहे हैं, आज हमने ये काम किया है। हाँ, अमरजीत कुशवाहा जी से हमने सवाल भी पूछा है। जो व्यवसायी जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो तो उन्होंने बोला है कि हम आवाज उठाएंगे। जरूरी है ये। हम लोग ठीक है, हम लोग ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स में है, सियासत में है, लेकिन हम लोग एज ए सिविल सोसाइटी, हम लोग किसी पद पे नहीं है। तो जो पद पे हैं, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है, उनको ऐसे ही आंख बंद करके सोने देने का जरूरत नहीं है। उनको जगाइए, उनका घर ठकठकाइए। और आज जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, जो जहां पर हैं वहां पर अपने अपने विधायकों को पकड़िए और लिस्ट बना लीजिए, आज की बातों की लिस्ट बना लीजिए। आप क्या क्या पूछ सकते हैं उनसे जाकर के डिस्कस कीजिए, ये मुद्दा है, सिवान डेवलप होगा। आप बताइए आप इसमें क्या करेंगे? तो कहेंगे हमारा लगे फंड नहीं किया। कहे भैया फंड नहीं चाहिए, विधानसभा में सवाल कब पूछ रहे हो? मेरे को बस यही चाहिए। अब विधानसभा में सवाल, 8 विधायक है, 8 विधायक से मैं तमाम जनता से गुजारिश करता हूं, 8 विधायकों से आप अपने क्षेत्र की जो जनता है वो जाकर के ये सवाल की लिस्ट दीजिए। ये सिवान के डेवलपमेंट का रोड मैप है, इस पर आप विधानसभा में सवाल कब पूछ रहे हो?
MP से पूछिए और फिर दोबारा महीने 1.5 महीने के बाद फिर उनके घर जाइए, क्या हुआ, सवाल पूछे कि नहीं पूछे, क्या उत्तर आया, उस उत्तर को लाइए। ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करेंगे, आज आपका कार्यक्रम सही माने में सफल हो जाएगा। मैं तमाम लोगों से फिर कहता हूं, कुछ लोगों ने पूछा प्रोजेक्ट क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट बाद में बात करेंगे। आज का प्रोजेक्ट यहीं से शुरू करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पकड़िए और लिख करके दीजिए कि सिवान में 2-2 पॉइंट है, एक पपौर में एक स्तूप मिला, एक तितरा में मिला, इसको बुद्धिस्ट सर्किट से कब जोड़ रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली को, अगल बगल के एरिया को पर्यटन क्षेत्र के लायक कब से बना रहे हो ताकि यहाँ टूरिज्म डेवलप हो? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, मेहदार इतना बड़ा पॉइंट है टूरिज्म का, उसके अगल बगल के इलाकों को कब पार्क बनाओगे, कब होटल बनाओगे, कब इन्वेस्ट करोगे, कब मार्केट डेवलप करोगे ताकि उधर का इलाका का टूरिज्म डेवलप हो सके? सवाल नंबर 3। और भी सवाल जो आपने बताए हैं वो तमाम सवाल। दोन दरौली जिसकी बात करते हैं, आप सोचिए महाभारत काल का हमारे पास इतना बड़ा धरोहर है, आचार्य द्रोणाचार्य का आश्रम है, लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी के फाउंडर उनके गांव, वही बता रहे हैं। द्रोणाचार्य का हम एक सांकेतिक आश्रम तो बना सकते हैं ना आज के डेट में, वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति तो लगा सकते हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, वहां द्रोणाचार्य के नाम पर एक म्यूजियम तो बना सकते हैं, एक महाभारत का एक वहां पर एक एम्यूजमेंट पार्क तो बना सकते हैं, लगे कि हाँ वहां एक महाभारत का, इधर कौरव उधर पांडव, कुछ तो एक तस्वीर। आप जाइए इंडोनेशिया में देखिए, वो मुस्लिम कंट्री है, बावजूद उसके रामायण के जितने हेरिटेज इंडोनेशिया में उपलब्ध हैं, भारत में उपलब्ध नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, इंडोनेशिया और मलेशिया ने रामायण और राम के हेरिटेज को जितना सहेजा और संवारा है, मुसलमान कंट्री होने के बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ राम के ऊपर राजनीति तो बहुत हुई है, राम के ऊपर काम कोई नहीं किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहब बहुत हुआ, आप द्रोणाचार्य का यहाँ आश्रम बनवा दो, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, वहां बाहर में दुकान ठेला पर पकौड़ा ही अगर बेचना है तो कोई बेच लेगा, हम भी बेच लेंगे, आप भी बेच लेंगे, किसी का 10 रुपया मुनाफा हो जाएगा, मार्केट लग जाएगी, कपड़ा वाले कपड़ा बेच लेंगे, सब्जी वाले सब्जी बेच लेंगे, होटल वाले होटल चला लेंगे। आपके राजेंद्र प्रसाद के यहाँ स्कोप है, बुद्धिस्ट सर्किट में आ गया। सोचिए सिवान में कहाँ कहाँ से सैलानी आएंगे, जो थाईलैंड घूमने जाते हैं, थाईलैंड के लोग सिवान आएंगे, जापान के लोग सिवान आएंगे, चाइना से लोग सिवान आएंगे, इंडोनेशिया मलेशिया और बहुत सारी कंट्री में बुद्धिज्म फैला हुआ है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये तमाम लोग सिवान आएंगे। आप सोच सकते हैं कि अगर इतने सारे लोग सिवान आने लगे तो होटल इंडस्ट्री का क्या स्कोप बन जाएगा। लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कब बात करेंगे, जा करके हम लोग कब बात करेंगे अपने विधायक से, ये आज के डेट में जरूर तय हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है आप जरूर बात करवा के छोड़िएगा, क्योंकि आपकी जो आदत है, जो आप क्रांतिकारी पत्रकार है, तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है जी। मैं इस लाइन के साथ शो छोड़ता हूँ कि एक डॉक्टर साहब, एक आपके समक्ष एक और बात मैं सामने ले आना चाहता हूँ, और ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है, लोगों को जानना भी चाहिए। वीर कुंवर सिंह जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने सिवान की भी धरती पे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, उनकी छावनियां यहाँ बैठती थी, और वो रास्ता, वो जो लड़ाइयां हैं उसका भी लोग पता करें, उसको भी रिवाइव किया जाए, उसको लोगों को बताया जाए किस तरह सिवान की धरती का भारत की आजादी में योगदान रहा। एक सुझाव है, शेख महफूज आलम लिखते हैं कि एजुकेशन हेल्थ के मैटर पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी हम लोग मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है मैरवा में, तो ये अच्छा होने जा रहा है सिवान के लिए, ये माइलस्टोन है। एक मेडिकल कॉलेज बनने से भी काफी डेवलपमेंट होगा, और एजुकेशन के ताल्लुक से हम लोगों को उम्मीद है कि हमारी अगर कोशिशें होंगी तो डीएवी कॉलेज को हम एक ना एक दिन यूनिवर्सिटी के शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। तो हमारी कोशिशें होनी चाहिए। एक अल्लामा इकबाल के एक लाइन के साथ मैं बात खत्म करता हूं अपनी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद,
शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते। जी डॉक्टर साहब चले गए, अब खत्म किया जाए, अच्छा खासा टाइम हो यस गया। यस और यस, वाकई आज का हमने भी जो पॉइंट ऐड करने थे, मुझे मौका मिला, मैंने भी ऐड किए हैं बहुत सारे पॉइंट। एंड लोगों को जो भी सुन रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अगर शेयर करें वो, तो निश्चित रूप से हमारे जो मैं ये टैंक कहना है, चाहता हूँ कि अभी फिलहाल आप कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यस, लोगों को हाँ, यस, अब मेरे सब लोग पास उसको इतने शेयर सारे करें। पॉइंट मिल और गए हैं सिवा आज के डिस्कशन से, तो वाकई मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं पूछ ही लेता हूँ। यस और भी कई लोग इस तरह से, कई लोग डेवलप होंगे, अगर जानेंगे, उनको पता रहेगा तब तो पूछेंगे। ये भी एक ये है, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों के ज्ञान में अगर इजाफा होगा तभी तो वो सामने में कुछ उनके पास पॉइंट्स रहेगा तो अपने विधायक से, अपने एमपी से वो बात कर पाएंगे। नदीम जी, मैंने आपका शाम को देखा, लगभग 8:30 बजे आपका ये टॉपिक देखा, और मैं सोचा कि नहीं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने चीजें महसूस किया है, उसको बताना चाहिए। लोग जो वहाँ दिन रात रह रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें जानकारी रखते हैं, उनको बताना चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए, और अपना एक योगदान, इस पॉजिटिव तरह की योगदान जो बातें, होता है लोगों वो का रखना चाहिए। एक्सपीरियंस जो होता है, अब डॉक्टर साहब का कितना सारा साल का मेहनत हम लोगों ने 10 मिनट में ले लिया। आपकी कितने सालों का मेहनत, जो इतने, जो छोटा सा एक हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए से लोगों को कितना ज्ञान में इजाफा हुआ। तो वाकई इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं और पॉजिटिव बात हो। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जितना प्रोग्राम अब तक हमने किया है, आज रियल में लग रहा है कि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है, जनता की बात जनता तक, वाकई हम, मेरे भी ज्ञान में इजाफा हुआ है। और इसी तरह से जो शुरू से लेके अब तक जो लोग बने हुए थे, उनको भी जरूर सीखने को मिला होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको भी डॉक्टर साहब से या उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और नहीं, मुझे तो सारे लोगों से बुद्धिस्ट सर्किट पे मुझे हमेशा ये था कि क्या वजह है जिसकी वजह से जापान सरकार इस रोड को फंडिंग कर रही है और लगातार करती रहती है। तो जरूर मुझे था कि कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का कोई ना कोई रिश्ता सिवान के आसपास के इलाके से रहा होगा, तभी वो लोग वहां पे, क्योंकि जापान के लोगों को हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध के बारे में पता है, और वो लोग करते रहते हैं, और वो काफी सारे चैरिटी उनके नाम पे करते रहते हैं। शेख महफूज भाई शायद आपने मैसेज किया जी, शेख महफूज भाई शायद आपने मैसेज किया, पता नहीं कौन है। नहीं, ये कोई कुछ और है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आप मेरे, तो हाँ, यही खत्म इन्हीं कीजिए। बातों के साथ खत्म किया जाए, और लोग शेयर करें इसको, जब भी देखें शेयर करें, ताकि सिवान की जनता को जानकारी हो, सिवान क्या है और भी लोगों को पता चले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। ओके।